People's lives are controlled by two emotions, fear and greed. हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें केवल जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए बनाया गया है। स्कूल्स में हम कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन्हें रट्टा मार मार के उनमें नंबर लाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये डर लगा रहता है कि अगर हमारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आगे चल के हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए हम नंबर्स की होड़ में लगे रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करते हैं। इतने सारे लोगों में कुछ लोग लकी होते हैं जिन्हें अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं और अच्छी जॉब उनकी लग जाती है, और कुछ लोगों को एवरेज लेवल जॉब में ही सेटिस्फाई होना पड़ता है। लेकिन इन दोनों में एक कमी है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी की। जैसे ही हमारे पास पैसा आता है, सोसाइटल नॉर्म्स और पीयर प्रेशर की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग जाते हैं, और जैसे जैसे हमारी लाइफ प्रोग्रेस करती जाती है हम लायबिलिटीज़ इकट्ठा करते जाते हैं, और उन्हें मेंटेन करने के लिए हमें और ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, और हम जॉब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। ज़रा भी कोई एडवर्स इवेंट हमारी लाइफ में आए तो हमें समझ में ही नहीं आता कि इसे हैंडल कैसे करना है, और कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में फियर की वजह से हम ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते, और जॉब लाइफ में पुअर फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से हम कर्ज में पड़ जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने पैसों के फ्लो को समझना होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना होगा। अमीर इंसान अमीर इसलिए होता है क्योंकि उसके पास एसेट्स होते हैं, और गरीब और मिडिल क्लास के पास लायबिलिटीज होती हैं। कोई भी चीज एसेट तब होगी जब या तो वो आपको रेगुलर इनकम बना के दे, या तो उसकी वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ती जाए और उसे खरीदने के लिए हमेशा लोग मौजूद हों। एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस इनकम और अप्रिशिएट्स इन वैल्यू एंड हैज यूनिवर्सल डिमांड। इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट। अगर आपके खुद के घर के अलावा आपके पास कुछ और 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, जिससे या तो आपको कंटिन्यूअस रेंट मिल सकता है, या तो नेचुरली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एसेट्स के कुछ एग्जांपल है बिजनेस दैट डू नॉट रिक्वायर योर प्रेजेंस। ऐसे बिजनेस जिसमें आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आपकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। पेपर एसेट्स होते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स। आपने किसी कंपनी का शेयर लिया हुआ है, या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ली हुई है, या रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक और म्यूजिक। आप कोई क्रिएटर हैं और आपने कोई बुक या म्यूजिक क्रिएट किया है जिससे आपको रॉयल्टी मिलती है, या आपका कोई प्रोसेस और मेथड किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस और मेथड की आपको रॉयल्टी मिलती है। फोर्थ है आपके यूट्यूब चैनल, आपके वेबसाइट की जो आपकी एड इनकम या एफिलिएट इनकम होती है। अब दूसरा होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी वो होता है जिससे आप पैसा दे के खरीदते हैं और उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे कि एक कार को आप पैसे देके खरीदते हैं और उस कार का आपको कोई बेनिफिट मिलता है, आप कार में घूम सकते हैं। लायबिलिटी की वैल्यू समय के साथ घटती जाती है और इसे मेंटेन करने के लिए भी आपको पैसे लगते हैं। एसेट और लायबिलिटीज वो होते हैं जो आप एक्वायर या डेवलप करते हैं, वहीं इनकम होती है आपकी फ्लो। अब हम एक पुअर, मिडिल क्लास और रिच व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, उसे यूज करके आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे सुधार सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट ऑफ द पुअर। अब उनकी इनकम होती है सैलरी। इस इनकम को ज्यादातर अपने एक्सपेंसेस में खर्चा कर देते हैं, जैसे कि टैक्स, रेंट, फूड एंड शेल्टर। गरीब लोगों के पास पैसा इतना कम होता है कि वो एसेट्स एक्वायर नहीं कर सकते और ना ही कोई लायबिलिटी लेने का भी रिस्क ले सकते हैं, वो बस हैंड टू माउथ जीते हैं। सेकंड हो गया आपका मिडिल क्लास। ज्यादातर लोग इस कैटेगरी में होते हैं। इन सब की सैलरी अच्छी खासी होती है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम केवल एक सैलरी ही होता है, और इस सैलरी में सबसे पहले उनका जो लोन जितने भी उन्होंने लिए हैं, कार लोन, होम लोन, कंज्यूमर लोन्स, इन सब की पेमेंट सबसे पहले उन्हें पटानी पड़ती है। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उसमें से इन्हें टैक्स पटाना पड़ता है, कई टाइप की फीस पटानी पड़ती है, जैसे कि क्लब की फीस, चिल्ड्रन एजुकेशन की फीस, और बाकी कुछ बचा पैसा वो लीजर यानी कि एंटरटेनमेंट, फूड और क्लोथिंग में खर्चा कर देते हैं। और जो उसके एंड में इनके पास पैसा बचता है उसमें से ये एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर्स या कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। नाउ मिडिल क्लास के पास थोड़े बहुत एसेट्स तो होते हैं, लेकिन इन एसेट्स से कोई सब्सटेंशियल इनकम जनरेट नहीं होती, इसलिए वो ज्यादातर अपनी सैलरी पे ही निर्भर करते हैं। जिस दिन इस सैलरी का फ्लो कट जाएगा, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी एसेट्स तो है लेकिन एसेट से कोई सब्सटेंशियल इनकम नहीं है। वो इंसान अमीर नहीं होता जो अपनी सैलरी को यूज करके लायबिलिटीज एक्वायर करता है। मान लीजिए आपको 1 करोड़ का पैकेज लग गया, लेकिन आप सारा का सारा पैसा बड़े घर, बड़ी गाड़ी और एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, इन सब में लगा रहे हैं। आपका जरा भी एसेट्स बनाने का ओरिएंटेशन नहीं है, तो भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो, आप फाइनेंशियल एज पे जी रहे हैं और आप रैट रेस में हैं। नेक्स्ट आता है वेल्थी पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अमीर इंसान का इनकम के सोर्स होते हैं उनके एसेट्स।
एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, सेविंग, बिजनेस। अपने आसपास आप जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग देखते हैं उनके पास या तो बहुत सारे शेयर्स हैं, या तो बहुत सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है, या उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं जिनमें उनके प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ती। और इन एसेट्स से उन्हें कई सारी टाइप्स की इनकम मिलती है, जैसे डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम, पैसे जो सेव किए हुए हैं उनमें इंटरेस्ट, बिजनेस से प्रॉफिट। और इस इनकम का यूज करके वो अपने लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। तो अगर हम इन तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें तो रिच और वेल्दी लोग वो होते हैं जिनकी इनकम का मेन सोर्स होते हैं उनके एसेट्स। मिडिल क्लास एकदम एज पे जी रहे हैं, उनकी सैलरी तो अच्छी होती है लेकिन उनके एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि अगर सैलरी आना बंद हो जाए तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। रियल वेल्थ होती है आपके एसेट से आपको कितना पैसा मिल रहा है। हम कई बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं। इन दोनों का यही मतलब होता है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज हैं इनके लिए आपको जितना पैसा चाहिए वो आपका सारा का सारा आपके एसेट कॉलम से आना चाहिए। इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, उनके पास एसेट कॉलम में इतने शेयर्स हैं कि उनका सारा खर्चा उन शेयर्स के डिविडेंड या प्रॉफिट से चल जाता है, इसलिए उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। कि 9 to 5 जॉब बुरी नहीं है, बुरा है आपका एसेट कॉलम में आपके एसेट्स कम होना और आपकी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस ज्यादा होना। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब से जो आपको सैलरी मिलती है उससे आपका पहला एम ये होना चाहिए कि आपका एसेट कॉलम कवर करना। आज के इस नॉलेज रिवॉल्यूशन में आप अपने नॉलेज को यूज करके एसेट्स क्रिएट भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई रियल प्रोडक्ट हो या नॉलेज हो। जितनी उसकी डिमांड है मार्केट में उतना अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको उतना इसमें इनकम मिलेगा। तो चाहे आप जॉब कर रहे हो या खुद का बिजनेस कर रहे हो, आपका ओरिएंटेशन ये होना चाहिए कि आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उससे आप सबसे पहले एसेट्स बनाने में लगाइए, और आपके एसेट्स से जितनी इनकम आपके पास आती है उसी को यूज करके ही आप लायबिलिटीज एक्वायर करेंगे। अगर आप कर्ज का यूज करके लायबिलिटीज एक्वायर कर रहे हैं तो आपकी लाइफ पेचेक टू पेचेक चलेगी और आप फाइनेंशियल एज में ही जिएंगे हमेशा। हर किसी को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता, लोग इतनी डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं कि सबका ओरिएंटेशन नहीं होता कि वो फाइनेंस की नॉलेज एक्वायर करे, शेयर्स को एनालाइज करे और सही शेयर्स में पैसा लगाए, या रियल एस्टेट मार्केट को एनालाइज करे और सही अपॉर्चुनिटी में सही रियल एस्टेट खरीदे। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और जरा भी दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो आपको एसेट क्रिएशन बहुत ही कम एज में शुरू करना होगा। चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो शेयर्स हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, जितनी जल्दी एज में आप स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा इसमें ग्रो होने का, और उतना ज्यादा सेफ आप इसे खेल सकते हैं। आपको ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पोर्टफोलियो सिंपल इंडेक्स फंड में भी आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लेट हैं, अगर आप ऑलरेडी 30+ हैं और आपको सफिशिएंट रिटर्न्स कमाने हैं, तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आपको स्पेसिफिक फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज इकट्ठा करना होगा। जैसे कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे लगा के अमीर होना है तो आपको शेयर को एनालाइज करना आना चाहिए। ट्रेडिंग करके अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए, और ये सब करने के लिए आपकी स्टार्टिंग होगी हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज इकट्ठा करने की। अलग अलग फील्ड्स की जब आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलती जाएगी तो एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक पर्टिकुलर आइडिया ऐसा मिल सकता है जिससे आप सफिशिएंट पैसा कमा सकते हैं। अपनी फील्ड से हम हटकर कोई चीज ट्राई इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम मिस्टेक्स से डरते हैं। किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको मिस्टेक्स को एज ए स्टेपिंग स्टोन देखना होगा, एक सीढ़ी की तरह। अगर आपको सक्सेस पानी है तो मिस्टेक्स आपकी स्टेप्स हैं। जिस भी फील्ड में आपको एक्सेल करना है उस फील्ड का आपको गेम खेलना होगा, मिस्टेक्स करनी होगी और उस मिस्टेक्स को करेक्ट करके आपको बेहतर बन के फिर से उस गेम को बेहतर तरीके से खेलना है। ह्यूमंस मिस्टेक करके ही सीखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में जब भी हम कोई मिस्टेक्स करते हैं तो हमें बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट मिलता है। इसलिए हम रिस्क लेने से और मिस्टेक करने से डरने लगते हैं और हमेशा सेफ प्ले करना चाहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के यूज करके कैसे रिच लोग सिस्टम को अपनी तरफ डेविएट करते हैं, इसे समझते हैं स्टोरी ऑफ टैक्स से। टैक्स कलेक्शन की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद अमेरिका में सिविल वार के दौरान टैक्स कलेक्शन किया गया। इन दोनों ही बार टैक्स कलेक्शन रॉबिनहुड फिलॉसफी पे बेस्ड था, यानी कि केवल अमीर लोगों पे ही टैक्स लगा था। बाद में सरकार ने इसे ऐसा सिस्टम बना दिया और मिडिल क्लास लोगों पे भी टैक्स लगने लगा। इतना टैक्स सरकार के पास जाता है, सरकार उसे कोई ना कोई काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को देती है, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बिग कॉर्पोरेशंस, यानी कि जो पैसा रिच लोग टैक्स में पटाते हैं वो घुमा फिरा के उन्हीं के पास आ जाता है एज अ प्रॉफिट्स। प्लस कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इसका बेनिफिट उठाते हैं। अमीर और वेल्दी लोगों को जो प्रॉफिट होने लगा, इस प्रॉफिट में टैक्स देने से बचने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेशंस का गठन किया। कॉर्पोरेशन एक इमेजिन्ड एंटिटी होती है जिसमें एक बिजनेस में कई सारे लोग शेयर होल्डर्स होते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप में जब कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर करने का दौर चल रहा था। कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर करना एक रिस्की बिजनेस है। शिप्स को यूरोप से सेल करके अलग अलग डायरेक्शन में जाना होता है,
और अगर कॉन्टिनेंट मिल गया तो वहाँ के सारे रिसोर्सेज उस कंपनी के हो जाते हैं। शुरुआत में तो शिप्स के इन ट्रिप्स को केवल राजा महाराजा फाइनेंस करते थे, लेकिन बाद में इनसे इतना प्रॉफिट होने लगा कि आम आदमी को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा। इसलिए कॉरपोरेशंस का गठन हुआ ताकि कई सारे आम आदमी छोटा छोटा अमाउंट इन शिप्स पे पैसा लगा सकें, और अगर ये शिप्स की वॉयज सक्सेसफुल हो जाती है तो इन सबको पैसा मिलता था, और अगर ये शिप्स फेल हो जाती हैं तो सबका थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही नुकसान होता था। कॉरपोरेशंस के गठन से रिच लोगों को ये फायदा हुआ कि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, यानी रिच लोगों ने अपने नॉलेज, मनी और इन्फ्लुएंस का यूज करके इस टैक्सेशन के सिस्टम को अपने ही एडवांटेज के लिए यूज करना चालू कर दिया। पुअर और मिडिल क्लास लोग इस टैक्स के बर्डन से दबते चले गए। टैक्स के बर्डन को कवर करने के लिए वो हाई सैलरी वाली जॉब खोजने लगे, जॉब स्विच करने लगे, पैसा ना बचने या जॉब ना मिलने पे सरकार को ब्लेम करने लगे, इकोनॉमी को ब्लेम करने लगे। सैलरी बढ़ने की उम्मीद में वो बहुत ज़्यादा काम करने लगे, जिससे कंपनी के मालिक तो अमीर हुए ही, साथ में ज़्यादा टैक्स पटाने से सरकार भी अमीर होने लगी, और अपनी ग्रीड की वजह से ज़्यादा वो लायबिलिटी इकट्ठा करने लगे, जिससे बैंक्स भी अमीर होने लगे। इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज को आपको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना होगा। अपने माइंड और टाइम को यूज़ करके फाइनेंशियल लिटरेसी आपको एक्वायर करनी होगी। जिस भी फील्ड में आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, उस फील्ड की आपको फाइनेंशियल नॉलेज आनी चाहिए। अगर आप पैसा कमाने को लेकर सच में सीरियस है तो आपको नॉलेजेबल लोगों के सेमिनार अटेंड करने चाहिए, जिसमें आपका फाइनेंस, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग के स्किल्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे वर्ल्ड बदलता जाएगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे, वहीं पुराने कई सारे जॉब खत्म होते जाएंगे। पिछले 1 साल में ही आपने देखा होगा, जहाँ कई लोग जॉबलेस हो गए, वहीं कई लोगों ने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। इसलिए अपने माइंड और टाइम को आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको इससे सवाल पूछना है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर मैं अपना माइंड और अपना टाइम इस चीज़ में लगा रहा हूँ तो मुझे इससे क्या मिलेगा। अगर आप किसी का व्लॉगिंग वीडियो आधे घंटे तक देखते हैं तो व्लॉग करने वाले को तो पैसा मिल जाता है, लेकिन इसमें आपके लिए क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर यू। क्या आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, क्या आपका नॉलेज बढ़ रहा है। जिस डायरेक्शन में आपका नॉलेज बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में आपके पैसा कमाने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमेशा अपने माइंड और टाइम को सही तरीके से यूज करना सीखिए। अब 90% लोग एसेट्स एक्वायर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कई सारे बैरियर्स होते हैं लाइफ में। सबसे पहला है आपका फियर ऑफ लूजिंग मनी। बड़ी बड़ी लायबिलिटीज इकट्ठा करने से पहले तो हम ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। बड़ी कार तो आप बड़े चाव से खरीदते हैं, लेकिन अगर आपको हाई वैल्यू में शेयर्स खरीदने होंगे तो आप घबराने लग जाते हैं। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, सेफ प्ले करना है तो आपको अर्ली स्टार्ट करना होगा ताकि छोटे छोटे अमाउंट को आप कंपाउंड कर सकें। लेकिन अगर आप बहुत ही लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस फियर को ओवरकम करके बड़े रिस्क लेने होंगे। और दूसरा है सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब है हमेशा चीजों को नेगेटिव तरीके से देखना और हमेशा ये सोचना है कि गलत हो जाएगा। शेयर खरीदने से पहले ये सोचना कि मार्केट गिरने वाला है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ये सोचना कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के रेट बहुत ज्यादा गिरने वाले हैं। आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हर चीज को नेगेटिव वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है और आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज पे ही डिपेंड करना है कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए। नेक्स्ट है लेजीनेस। अब लेजीनेस का मतलब यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है। लोग जॉब, एंटरटेनमेंट में इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पास समय ही नहीं कि वो फाइनेंशियल नॉलेज एक्वायर करें। अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है तो आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। अब आप बिजी भी हैं और आपको पैसा भी कमाना है तो आप किसी रैंडम रिकमेंडेशन पे कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले लेंगे, यानी कि उस डिसीजन को लेने के लिए आपके पास कोई फंडामेंटल रीजन नहीं था। तो जैसे ही को लॉस होने लगेगा तो आप तुरंत ही घबरा जाएंगे। नेक्स्ट है एरोगेंस। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल एक्सपर्ट नॉलेज दे रहा होता है, लेकिन हम अपने एरोगेंस में रहते हैं कि हमें सब पता है। कहीं भी आपको कोई भी नॉलेज मिल रहा हो तो आपको डाउन टू अर्थ होके उसे ध्यान से सुनना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं, ये आप बाद में जाके एनालाइज कर सकते हैं। फाइनली हम सम कर सकते हैं। सबसे पहली लर्निंग थी एसेट्स को एक्वायर करने की। अब आपका इनकम सोर्स आपकी अर्नड इनकम हो या बिजनेस इनकम हो, आपको उसे पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। पैसिव इनकम यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक्स, म्यूजिक, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग्स एटसेट्रा। पोर्टफोलियो इनकम यानी कि आपके शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। और एक बार आपके पास सफिशिएंट एसेट्स आ जाएंगे तो अपने एसेट्स की इनकम को यूज कीजिए और ज्यादा एसेट्स खरीदने के लिए या लायबिलिटीज खरीदने के लिए। कभी भी डेप्ट को यूज करके आपको लायबिलिटीज नहीं लेनी है। और मान लीजिए आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है या आपकी इनकम बहुत ही कम है, तो आपको उन तरीकों के बारे में सोचना है जिससे आप ज्यादा इनकम कमा पाएं। आज के इस नॉलेज रिवॉल्यूशन के टाइम में पैसा बनाने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। पैसा बनाने के लिए आपको केवल एक आइडिया और थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। जब तक आपके एसेट्स सफिशिएंट नहीं हो जाते आपके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, तब तक आपको लायबिलिटीज को अवॉइड करना है।
अब आपकी डिजायर तो होंगी ही लायबिलिटीज को एक्वायर करने के लिए, तो इस डिजायर को स्ट्रांग बनाइए और इस डिजायर को यूज कीजिए अलग अलग तरीकों से पैसा कमाने के लिए, आइडिया सोचने के लिए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही बुक समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।